ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ। ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਚੈਨਲ ਦੇ। सत श्री अकाल जी, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद गुरतेज भाई, और सभी पंजाब पल्स के सभी दर्शकों को भी सत श्री अकाल। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। बहुत धन्यवाद जी, बहुत ਔਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ किस तरह देखते हो कि हालात? देखिए गुरतेज भाई, जी जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हमें दो तीन पॉइंटों के माध्यम से मैं बात रखूंगा इस चीज के ऊपर, जिससे ये बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चीज की। सबसे पहले तो ये जो आंदोलन है किसान 2.0, ये आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। क्योंकि आंदोलन जब शुरू हुआ तो कहा गया कि ये संगठन जो है ये अराजनीतिक है, लेकिन हर जगह पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ में बिठा रहे हैं, तो ये संगठन अराजनीतिक नहीं रह जाते। ये आंदोलन जो शुरू किया गया, जिन जत्थेबंदियों ने, जिन आगुओं ने, जिन जत्थेबंदियों के बैनर तले आंदोलन शुरू किया गया, उन्होंने ये कहा कि ये आंदोलन अराजनीतिक जत्थेबंदियों का आंदोलन है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री की हर बार इन्वॉल्वमेंट, हर जगह उनको बीच में बिठाना पंजाब के प्रतिनिधि के रूप में, तो ये आंदोलन अराजनीतिक नहीं है, ये उनके द्वारा स्पॉन्सर है, प्रायोजित है। नंबर दो, इस आंदोलन की टाइमिंग देखिए। जब इन्हें ये पता है कि अब कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता से पहले जो सरकार कुछ डिसीजन ले पाए तो ले पाए, आचार संहिता लगने के बाद सरकार डिसीजन नहीं ले सकती। इस आंदोलन की टाइमिंग देखिए, ये सरकार को डेंट मारने के लिए किया गया है। जो बेदाग छवि है सरकार की, उस पर डेंट मारने का प्रयास है। नंबर तीन, डल्लेवाल जी का वो वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, उस ग्राफ को नीचे लाने के लिए ये आंदोलन। ठीक है, हालांकि वो चीज पूरी नहीं होगी। तीसरी बात ये आती है। चौथी, अब मैं आपको बात बताऊं कि कृषि और कृषि से संबंधित सभी विषय संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बताऊं, आप संविधान में देख भी लीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आते हैं, और ये राज्य के विषय है, ये केंद्र के विषय नहीं है। राज्य सरकार इनमें अमेंडमेंट कर सकती है, राज्य सरकार अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इसमें फैसले ले सकती है। ये जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो उन्होंने सिखों के प्रति काम किया है, तो उस चीज को डेंट मारने का इस चीज के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। आंदोलन के बारे में बाद में 2 मिनट बाद बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। देखिए, गुरु नानक साहब का 550 साला, जब ये 550वां प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का, तब भारत के प्रधानमंत्री ने पहले जो आंदोलन हुआ था उस समय माफी मांगी थी कि हमारे ही प्रयासों में कुछ कमी रह गई थी, और माफी मांगते हुए वो तीनों कानून वापस लिए थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी का 550 साला, उस समय उन्होंने वो कानून वापस लिए थे। आज तक भी कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अकाल तख्त पे टैंक चढ़ाने के लिए माफी नहीं मांगी है। आज तक भी 1984 के दंगों पे
कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है। जब उनके प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी ने कहा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ठीक है। तो 1984 में सिखों को टायर डाल डाल के जलाया गया, जिंदा जलाया गया, दिल्ली की गलियों में दौड़ा दौड़ा के जलाया गया। आज तक भी उस चीज के लिए माफी नहीं मांगी। आज तक भी गुरुद्वारा साहिब में, अमृतसर में टैंक चढ़ाने के लिए अकाल तख्त पे आज तक भी कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 550 साल में माफी मांगी और आंदोलन को मतलब जो है ना वो तीनों कानून को वापस लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 साल मनाया, गुरु तेग बहादुर का लाल किले से मनाया, लाल किले से जहां से उनको मारने का फतवा जारी हुआ था वहां से मनाया। 350 साल मनाया। वीर बालक दिवस के रूप में आज पूरे देश में जब छुट्टी होती है सरकारी, तो इस देश का हर बच्चा ये जानता है कि साहिबजादे कौन थे, उनका योगदान और बलिदान क्या था, और वीर बालक दिवस क्यों मनाया जाता है। आज देश के हर बच्चे को ज्ञात है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप देखो हेमकुंड साहिब में रोपवे बन रहा है। हेमकुंड साहिब में कब से डिमांड थी रोपवे, एक ही रास्ता था जो जाके मतलब जो है ना पहाड़ों में से जाता था, अब वहां पे रोपवे बन रहा है। आप देखो 70 साल से करतारपुर कॉरिडोर बंद था, दूरबीन से दर्शन होते थे, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। आप देखो ननकाना साहब पाकिस्तान में, ननकाना साहब की यात्रा सुगम की गई, जबकि इतने स्मूथ रिश्ते नहीं है भारत पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी वीजा लगता है और वहां पे श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं ननकाना साहब में। आप ये देखो कि सिखों के कितनी सिख फैमिलीज को अफगानिस्तान से रेस्क्यू करके लाया गया। जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उनको दो बार, दो मतलब चार्टर्ड फ्लाइट भेज के गुरु ग्रंथ साहब को रेस्क्यू करके अफगानिस्तान से लाया गया। आप ये देखो कि कितने सारे काम सिखों को काली सूची से, ब्लैक लिस्ट से बाहर किया गया। कितने सारे काम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था के रूप में, अपने जो है ना भावनात्मक जुड़ाव सिखों के साथ जो उनका इस रूप में किए हैं, ठीक है। कितने सारे काम ऐसे हैं। आप ये देखो कि पिछले दिनों मैंने देखा मनिंदर सिंह सिरसा जी जो हैं, उनके मतलब जो है ना अध्यक्षता में एक सिखों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया, और प्रधानमंत्री जी ने कृपाण रखवाई नहीं। आप प्रधानमंत्री जी के पास Z+ सुरक्षा है, एसपीजी का घेरा है, एसपीजी की सुरक्षा है, एक सुई नहीं पहुंच सकती, लेकिन सारे सिख कृपाण लेके प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। उस डेलीगेशन में वो गूगल पे फोटो अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है। तो उनका जो विश्वास है, उनका जो भावनात्मक लगाव और जुड़ाव है सिखों से, उसको भटकाने के लिए, सरकार पे डेंट मारने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब द्वारा प्रायोजित ये आंदोलन है। इसके कई सारे सबूत भी अब मिलने लगे हैं, इसकी टाइमिंग ही सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात आप ये देखिए कि जब मैं आपको कुछ मोटी चीजें बताता हूँ, ठीक है। ये एक सूची है जिसमें जो डिमांड्स हैं, वो जो डिमांड है, जो मतलब इस आंदोलन के माध्यम से इन जत्थेबंदियों ने डिमांड की है। सरकार 4 लाख करोड़ रुपए किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ किसानों के खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए के माध्यम से 2,81,000 करोड़ रुपए आए हैं। खाद नहीं मिलती थी गुरतेज भाई, खाद सब्सिडी दी है किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए की, सरकार ने खाद सब्सिडी दी है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, उस समय केवल 27,000 करोड़ रुपए का बजट था वार्षिक किसानों का। आज आप हैरान होंगे, 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है। जो अब बजट पेश हुआ है, अंतरिम बजट जो 2023-24 का बजट पेश हुआ है, उसमें किसानों का 1,7 1.25 लाख करोड़ का बजट है, और उस समय सिर्फ 27,000 करोड़ रुपए का बजट था। अब ये डिमांड है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, देश के दुनिया के नक्शे में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाती है। एमएसपी भुगतान, अब जो सरकार है वो एमएसपी पे खरीदती है, गेहूं खरीदा जाता है, धान खरीदा जाता है। अब सरकार ने जो ऑफर दिया था वो किसानों ने रिजेक्ट कर दिया। जब सरकार ने ये कहा कि हम जो दलहन फसलें हैं, मक्का है या कपास है, या जो 5 साल के लिए एग्रीमेंट करके एमएसपी पे वो फसल खरीदी जाएगी, किसानों ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि वो उस चीज से सहमत नहीं है कि नहीं नहीं, नहीं खरीदी जाएगी। अब अगर ये जो डिमांड्स है इनकी, कर्ज माफी की है, जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजे की है, और मुक्त व्यापार समझौतों से देश बाहर हो जाए, मैं 2 मिनट लूंगा आपको बताने के लिए। ये सारी डिमांड के ऊपर खर्चा आएगा 40 लाख करोड़, इस पूरी डिमांड के ऊपर। अभी अभी एक एजेंसी है
वो विपक्ष की या पक्ष की एजेंसी नहीं है, न्यूट्रल एजेंसी है। उसने आंकड़े जारी किए हैं 40 लाख करोड़ का, और देश का बजट कितना पेश हुआ है? 47 लाख करोड़। 47 लाख करोड़ का टोटल देश का बजट है। उसमें से अगर इनकी ये 11 या 12 या 13 डिमांडें जो है ये अगर मान ली जाए, तो बजट सारा का सारा इन्हीं पे लग जाएगा। उसमें फिर बाद में युवा क्या करेंगे? स्वास्थ्य बजट कहाँ गया? देश को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा बजट कहाँ गया? शिक्षा का बजट है वो कहाँ गया? जो सड़क है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे बजट कहाँ गए? जो बाकी देश के लोगों के लिए बजट बनाया जाता है वो सब तो गायब हो जाएगा। फिर तो यही चलेगा बस। अब अच्छा मैं न्यूनतम समर्थन, हाँ जी, मैं एक मिनट, मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो दिया जाता है। हरियाणा सरकार 14 फसलों पे दे रही है। जो केंद्र सरकार है वो भी न्यूनतम बार की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से, एमएसपी के माध्यम से। और एमएसपी होता क्या है? एमएसपी ये होता है कि अगर बाजार में एक फसल का भाव एमएसपी से नीचे है तो एमएसपी सरकार देगी जो, तो वो बाजार का जो भाव है उससे ऊपर किसान की फसल जाएगी, एमएसपी पे सरकार के द्वारा खरीद की जाएगी उस फसल की। ये है एमएसपी। एमएसपी के बारे में भी लोगों को पता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि पंजाब सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे रही? पंजाब सरकार ने ये वादा किया था कि हम यहाँ पे 17 फसलों का एमएसपी देंगे। पंजाब सरकार, मैंने कहा ना, 7वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कृषि जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है, राज्य का विषय है, आप चेक कर लेना। तो क्यों नहीं दे रही है पंजाब सरकार? ठीक है, पंजाब सरकार ने ये प्रायोजित कर दिया डेंट मारने के लिए केंद्र सरकार पे, खुद तो दे के दिखाएं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सभी मुक्त व्यापार समझौतों, डब्ल्यूटीओ से, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो यानी आज आज हम एक वैश्विक गांव बन रहे हैं। आज एक ग्लोबल विलेज की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और इनका ये कहना है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सारे व्यापार समझौते तोड़ दें। ये इनका कहना है। ये बताइए आप किस तरीके से व्यवहारिक है ये बात? अच्छा, मनरेगा के तहत जो रोजगार है वो 200 दिन दिया जाए और 700 रुपए के हिसाब से दिया जाए। अब मनरेगा का बजट है 70,000 करोड़ रुपए, और इनकी इस बात को पूरा करने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए का बजट चाहिए मनरेगा का। 10 गुना ज्यादा बजट बजट चाहिए। और किसानों और श्रमिकों को 10,000 रुपए प्रति माह ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए दिए जाएं। अब मैं आपको बताऊं, 2004 से तो जो आदमी किसी संस्था में या सरकार में अपनी पूरी जिंदगी लगा के काम करके आता है, उसी को रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिलते। रिटायरमेंट तो उसको, रिटायरमेंट जो है पुराने वाली पॉलिसी तो उस पर भी लागू नहीं है। रिटायरमेंट की जो मिलती थी वो तो उसको ही नहीं मिलती, जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा के आ रहा है। ठीक है, पूरी जिंदगी लगा के जो आ रहा है, पेंशन तो उसको भी नहीं मिलती। जो सरकार में पूरी जिंदगी लगा के आ रहा है, 2004 के बाद जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हाँ। उनको भी तो ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। 10,000 रुपए हर एक श्रमिक और किसान को। यानी सरकार 80 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दे रही है। सरकार ने 11 करोड़ किसानों के खातों में, चाहे वो एक रकबे का हो, 1 बीघा का हो या 1 एकड़ का हो, बगैर ये देखे कि वो छोटा किसान है या बड़ा। और आपको ये भी बता दूं कि इस देश में 86% जो किसान है ना, 86% किसान, वो छोटे, मंझोले या बहुत छोटी जोत वाले किसान है। वो ये ट्रैक्टर वाले किसान नहीं है, वो 10 या 15 एकड़ वाले किसान नहीं है। उनके पास आंदोलन करने की फुर्सत नहीं है। वो बहुत छोटे स्तर के किसान है, जो अच्छा उनके उनके लिए जो है ना, किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है, और मुफ्त में दे रही है। किसान सम्मान निधि, अगर सरकार, ये कोई ऐसी योजना है जिसके लिए किसानों को कुछ नहीं करना पड़ रहा, ये मुफ्त में सरकार दे रही है ये। तो मेरा ये कहना है कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी जो लोग हैं, अगर ये अन्नदाता है, मैं ये इनके मतलब अगेंस्ट में बात नहीं कह रहा, मैं इनके फेवर में बात कह रहा हूं कि या तो इनको समझाने वालों को ये चीजें पता नहीं है, या पता होने के बावजूद भी ये कर रहे हैं वो। आप ये देखो गुरतेज भाई, ये अगर अन्नदाता है तो आम आदमी जो है वो धनदाता है। धनदाता कैसे है? आईटीआर भरता है, टैक्स भरता है। 7 करोड़ लोग इस देश में टैक्स भरते हैं, 7 करोड़ आईटीआर भरते हैं, और वो जो आईटीआर भरते हैं उनके पैसों से इनको सब्सिडी दी जा रही है। जो लोग आईटीआर भर रहे हैं उन पैसों से जो सड़कें बनती हैं उन्हीं पे वो चल नहीं पा रहे, वो सड़कें बंद है। किसी के घर में ब्याह शादी है, आम आदमी परेशान हो रहा है, 6 घंटे का सफर 16 घंटे का हो गया है, एम्बुलेंस फंस रही है, लोग मर रहे हैं, खुद किसान भी मर रहे हैं। अभी एक किसान की डेथ हुई है, पुलिस वाले जो है सोनीपत से, हीरालाल नाम है, एएसआई है, उनकी भी हार्ट अटैक से डेथ हुई है वहां पे। खाली ऐसा नहीं है आम लोग दुखी है, किसान खुद भी इस चीज से दुखी है। लेकिन किसान और सामान्य आदमी वहां का ये नहीं समझ पा रहा कि ये जत्थेबंदियां उनको इस्तेमाल कर रही है, सरकार के माध्यम से प्रायोजित है ये चीज। हाँ जी। अच्छा सुबह जी, एक अंतिम प्रश्न कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੀਰਾ ਆ ਹਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਾਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤੀਰਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ पवेगा ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ पवेगा? और थोड़े शब्द गुरतेज भाई, 1 साल के लिए हरियाणा बंद रहा, हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट होगी, दिल्ली एनसीआर के लोग परेशान हुए। इंडस्ट्रियल एरिया है कुंडली, जो सिंधु बॉर्डर बोला जाता है ना, सिंधु बॉर्डर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, करोड़ों अरबों रुपए का उन लोगों का नुकसान हुआ। अगर ये आंदोलन इस तरीके से यहाँ चला और ये पंजाब बंद रहा, तो मैं कह रहा हूं कि पंजाब 4 लाख करोड़ रुपए के लगभग का पंजाब पे पहले से कर्ज है, जो पंजाब सरकार ने अपने बजट में भी बताया है। पंजाब कहते हैं ना कि एक तो बंदा वेंटिलेटर पे है, एक स्टेट वेंटिलेटर पे आर्थिक रूप से, वो स्टेट मतलब बिल्कुल डेड हो जाएगी अगर ये आंदोलन चला। ये 1 साल आंदोलन वहां चला था, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बहुत गजब का आर्थिक नुकसान हुआ था। अब भी लोग बहुत परेशान है। मैं ये कह रहा हूं कि देश में ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी जो है, एक सामान्य आदमी जो है, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है, वो इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। अब तो ये बात बिल्कुल खुल के आने लगी है, बिल्कुल खुल के सामने आ रही है कि ये आम आदमी को, एक सामान्य आदमी को, जो आईटीआर भरने वाला टैक्स पेयर आदमी है, उसको परेशान कर रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से परेशान किया जा रहा है। ठीक है, झंझोरने वाले तरीके से दुखी किया जा रहा है। अब मैं आपको ये बात बताऊं कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। इस प्रॉब्लम की जड़ ये है कि मैंने 2012, 11 और 13 में, 11, 12, 13 में बीजेपी सरकार आने से पहले किसानों के लिए काम किया है। जो चढ़ूणी जी हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी, वो मेरे सोनीपत आवास पे आ चुके हैं। राकेश टिकैत मेरे सोनीपत आवास पे आ चुके हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छे से जानते हैं, मैं उनके मुजफ्फरनगर आवास पे भी जा चुका हूँ, बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छे से हमने काम किया। देवेंद्र शर्मा कृषि वैज्ञानिक जी के साथ मिलके हमने हमने समझने की कोशिश की उस समय की क्या समस्याएं थी किसानों की। लेकिन उसके बाद इस सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से, फसल बीमा योजना के माध्यम से, ग्रामीण जो बजट है उसको बढ़ाने के माध्यम से, किसानों का जो बजट है किसान उसको बढ़ाने के माध्यम से, कई जगह पे किसानों को कर्ज माफी के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट से एमएसपी पे फसल खरीद करने के माध्यम से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने के माध्यम से, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से किसान की इज्जत की है, उनको जो है ऊपर लाने का प्रयास किया इस सरकार ने। लेकिन ये जो है ना, मतलब ये चीज इनको समझ में आए तब कि ये असल बीमारी है और इस बीमारी का इस तरीके से निदान है। सारी फसलों पे एमएसपी देना बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। आप कृषि की वैज्ञानिक जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप बात करें, आप पूछेंगे, वो यही करेंगे, कहेंगे बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये धरातल पे लागू नहीं हो सकता। इसके लिए इतना बड़ा बजट चाहिए, तो देश के कुल बजट का 80% चाहिए। तो आने वाले समय में जो कहते हैं ना, जिसने गड्ढा खोदा वो खुद ही गिर गया। पंजाब सरकार ने गड्ढा खोदा है। पंजाब सरकार बाय रोड भी और बाय रेल भी डिस्कनेक्ट होगी, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट होगी आने वाले समय में। अगर ये चीज जारी रही तो पंजाब सरकार बहुत बुरे, मतलब जो आर्थिक दौर से गुजरने वाली है आने वाले समय में। चलिए सुमित जी, उम्मीद करते हैं कि ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ किसी भी व्यक्ति उम्मीद के के साथ साथ हमें अपील भी करनी चाहिए गुरतेज भाई, हमें अपील भी करनी चाहिए कि सरकार जो है वो पक्ष में काम कर रही है, आम लोगों को ना परेशान करो, आम आदमी को ना दुखी करो। इस तरीके से बंद करना मतलब जो है ना ठीक नहीं है। आप एक चौक भी बंद करते हो ना, एक चौक बंद करके देखो चंडीगढ़ का, 10-10 किलोमीटर का जाम लग जाएगा चारों तरफ। इन्होंने बिल्कुल तो बॉर्डर बंद किए हुए हैं। एक बिल्कुल सामान्य बिल्कुल चौक बंद करके देखो, कोई भी सड़क का कोई चौक बंद करके देखो, चारों तरफ 10-10 किलोमीटर का जाम मात्र 10 मिनट में लग जाएगा। बॉर्डर बंद किए हुए हैं, पहले भी ये चीज हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट कुचलती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है ना केपीएस गिल को भेजा था पंजाब का डीजीपी बना के। केपीएस चलिए गिल ने जो है ना जिस ਅਸੀਂ तरीके से ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ आतंकवाद को ਮਾਹੌਲ कुचलने के ਪਹਿਲਾਂ लिए ਰਿਹਾ सख्ताई ਪੰਜਾਬ की ਵਿੱਚ थी। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, हाँ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪਨਪੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ जी ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ यही ਨੇ, उम्मीद है। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਵੀ जी। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਵ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ जी। ਝੁਕੂਗੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਡਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ बिल्कुल। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ बहुत ਬਹੁਤ। बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद।